सुबह से लेकर अब तक शांति देवी घर से बरामदे तक का ना जाने कितने चक्कर लगा चुकी है। परेशानी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। उनकी परेशानी का कारण है घर में साफ सफाई करने वाली कमलाबाई, जिसके आने का निश्चित समय है सुबह के 8 बजे, लेकिन 10 बज चुके हैं और अभी तक वे आई नहीं हैं। अगर देर से आना था तो कल ही बता देती। शांति देवी अपने आप में बड़बड़ाई। आराम की आदत पड़ जाए तो हाथ में गिलास लेकर पानी पीना भी कष्टदायी लगता है। उनकी समस्या ये है कि अगर बाई को डांट फटकार दिया जाए तो वे काम छोड़कर चली जाएगी और दूसरी बाई काम करने को तैयार नहीं होगी। ऐसे में तो काम चल ही नहीं सकता। जैसे जैसे घड़ी की सुई 10 से 11 की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे शांति देवी का सब्र का बांध टूटता जा रहा था। वह बिस्तर पर लेटकर यही सोच रही थी कि कमलाबाई की अनुपस्थिति में वह घर का पूरा काम कैसे कर पाएगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह काम करने के लिए उठी ही थी कि कमलाबाई आ गई। आते ही कमलाबाई ने कहा, आंटी जी, मैं कल से 8 दिन की छुट्टी पर रहूंगी। मेरे बेटे की शादी है। आप तब तक के लिए कोई और बाई ढूंढ लो। मैं कहाँ से ढूंढूं? तू ही कोई लगा के चली जाना। शांति देवी ने असमर्थता जताई। मैं कहाँ से लाऊं? शादी के सीजन में टाइम किसके पास है? आपके पोते की शादी भी इसी महीने है ना। आप शादी में नहीं जाएंगी क्या? ये बोलकर कमलाबाई तो काम पर लग गई, पर शांति देवी के जख्म हरे हो गए। ना चाहते हुए भी अतीत की कड़वी यादें उनकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूमने लगी। 6 महीने पहले की बात है। वह अपनी बेटी के साथ रह रही थी। बेटी के घर रहना उनकी मजबूरी थी। बेटे बहू के उदासीन व्यवहार से क्षुब्ध होकर ही शांति देवी ने बेटी के घर रहने का फैसला किया था, पर यहाँ भी उन्हें बात बात पर उपेक्षा ही मिली। आए दिन उन्हें लेकर बेटी दामाद में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। शांति देवी अपनी वजह से अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए मन महसूस कर उन्होंने अपने बेटे के घर की ओर रुख किया। जैसे ही उन्होंने बेटे बहू के घर में कदम रखा, बहू के तलखी भरे स्वर उनके कानों में पड़े। क्यों बेटी के घर गुजारा नहीं हुआ? वे खून के घूंट पीकर रह गई। मजबूरी ना होती तो वे कभी यहाँ का रुख नहीं करती। बहू ने कभी उनसे सीधे मुंह बात नहीं की। वह जब भी बोलती जहर ही उगलती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना बहू की जैसे आदत हो गई थी। बेटे रितेश से जब वे बहू की शिकायत करती तो वह अपनी पत्नी को समझाने की बजाय उन पर ही बरस पड़ता। शांति देवी अंदर ही अंदर तिलमिला कर रह जाती। आखिरकार एक दिन बेटे ने 2 टूक शब्दों में कह ही दिया, माँ, तुम जब से इस घर में आई हो कलह ही मचा रहता है। हम अपना काम करें या सास बहू के झगड़े निपटाएं। पैसे की कोई कमी तो है नहीं। ऐसा करो, तुम विदिशा चली जा, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूँगा। बेटे की फरमान सुनकर वे अवाक रह गई। उनके मुख से एक शब्द भी न फूटा। पूरी रात वे सो नहीं पाई थी। पति को याद कर बहुत रोई थी। बेटी या बेटे के घर रहने में उन्हें कोई आर्थिक मजबूरी नहीं थी। फैमिली पेंशन मिलता था जो उनके लिए पर्याप्त था। उनकी मजबूरी थी अकेलापन, जो खुद को अलग रखने की, पर अब वे अकेले रहने के लिए अभिशप्त थी। शांति देवी अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कमलाबाई अपना काम निपटा कर जा चुकी थी। दूध वाले की आवाज़ सुनकर उनकी तंद्रा भंग हो गई थी। बेटे, बेटी, बहू और कमलाबाई से मिले झटकों ने उनकी दिमागी तारों को झंझना दिया था। उन्हें अपने आराम तलबी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। परिस्थितियों से जूझने के लिए उन्होंने अपने आप को मन ही मन तैयार कर लिया था। उन्होंने पतीले में दूध रखकर गैस पर चढ़ा दिया था। जैसे जैसे दूध में उबाल आ रहा था,
वैसे वैसे शांति देवी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब वह किसी पर आश्रित नहीं रहेगी। अपना हाथ जगन्नाथ, वे सोचने लगी, जो माता पिता आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और जब उनकी संतानें भी उन्हें छोड़ देती है तो उन पर क्या बीतता होगा। कम से कम वे तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। वे नाहक खुद को कमज़ोर समझकर लोगों के सामने अपनी मजबूरियों का मजाक उड़वाती थी। उन्हें ये एहसास हो गया था कि इंसान जीना चाहे तो राहें हजार हैं। दूध उबलकर गिरने लगा। तब वे अपनी सोच के दायरे से बाहर निकली। उन्होंने गैस बंद किया और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। अब तक उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि वे अपने घर से कहीं बाहर नहीं जाएगी जब तक उनका शरीर चलेगा, किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ देगी। उनके चेहरे पर अब गजब का आत्मविश्वास चमकने लगा था। अब दूसरी कहानी, एक कर्ज ऐसा भी। डॉक्टर साहब, जब आप छुट्टी पर थे तब कोई आदमी अपनी माँ को यहाँ भर्ती कराकर चला गया और आज तक वापस नहीं आया। समस्या यह है कि वह बुढ़िया भी अपने बारे में कुछ बता नहीं पा रही है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन भर्ती कराने वाले ने नाम और पता सब गलत दिया था। अब हम क्या करें? इतने दिन किसी को रख नहीं सकते और ऐसे छोड़ भी नहीं सकते, रिसेप्शनिस्ट ने बताया। तो डॉक्टर को आश्चर्य के साथ साथ गुस्सा भी आया। कितने दिन से भर्ती है और बेटे ने अब तक कोई खोज खबर नहीं ली। हद है, कैसा निर्दयी बेटा है जो अपनी माँ का साथ तब छोड़ गया जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे उस बूढ़ी माई ने कुछ बताया? डॉक्टर ने कोट उतारते हुए पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, वो कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, कभी कभी किसी बबुआ का नाम लेकर बुदबुदाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। बबुआ, ये नाम सुनते ही डॉक्टर के दिल में एक झुरझुरी सी फैल गई। कहीं ये वही तो नहीं? वह लगभग दौड़ते हुए उस बुजुर्ग महिला के बेड की तरफ गया। सुकड़ी हुई, कमज़ोर और बीमार हालत में लेटी बुढ़िया को देखते ही उसकी आंखें भर आई। हाँ, ये वही थी, मगर बहुत बीमार और जर्जर हो चुकी थी। उसे अपने बचपन की याद आ गई। वह 3-4 साल का ही था जब अम्मा उसे अनाथालय से लाकर अपने घर में खिलाती पिलाती थी। वह रोज़ थोड़ी देर के लिए उसे अपने घर लाती, मनपसंद चीज़ें बनाकर उसे खिलाती और कहती, हमारा बबुआ बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, फिर जब हम बीमार पड़ेंगे तो दवाई देगा, है ना? हाँ अम्मा, डॉक्टर बनूंगा और दवाई दूंगा, वह तुतलाते हुए कहता। उसकी दुनिया सिर्फ अम्मा पर ही सिमट गई थी। वक्त गुजरता गया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण और शिक्षकों की मदद से वह मेडिकल कॉलेज में चुना गया और दूसरे शहर जाने लगा। अम्मा से बिछड़ते वक्त बहुत रोया, पर अम्मा ने समझाया, यहाँ रहोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? थोड़े समय की ही तो बात है, फिर हम साथ रहेंगे। लेकिन पढ़ाई और दूरियों के कारण उसका मिलना जुलना कम होता गया। फिर एक दिन खबर आई कि अम्मा का बेटा उन्हें लेकर गांव चला गया। उसने अम्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर किसी को भी उनके गांव का पता नहीं पता था। और आज इतने सालों बाद अम्मा इस हालत में यहाँ है। वह बुढ़िया के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, अम्मा देखो, तुम्हारा बबुआ डॉक्टर बन गया है, अब तुम्हें दवाई दूंगा। उनकी आंखों में एक हल्की चमक आई, पर तुरंत गायब हो गई। तुम कौन हो बच्चा? वह मुश्किल बुदबुदाई। डॉक्टर की आंखों से आंसू बह निकले। यही अम्मा कभी कहती थी, मेरी याददाश्त इतनी अच्छी है कि लाखों की भीड़ में तुझे पहचान लूँगी, पर आज उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। सर, आप रो रहे हैं, इन्हें आप जानते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। हाँ, इन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इनका मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज है, ममता का कर्ज। संयत होते हुए डॉक्टर ने कहा, इनके डिस्चार्ज पेपर तैयार करो, अब ये मेरे साथ चलेंगी अपने बबुआ के घर। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।